Hello guys, we are going to discuss 50 most frequently asked data science questions and answers. These questions are generally asked in any interview where data science is one of the core part, right? Either it can be a post for data scientist or any faculty post or any such data analysis post. So let's start the class. First question is, what is the difference between supervised and unsupervised learning? Supervised learning uses level data to train models, and the algorithm learns the relationship between input and output. Okay, so we need level data to train models in the case of supervised learning. मतलब डेटा के ऊपर आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एग्जाम्पल क्या है? Linear regressions, classification problems. Then unsupervised learning works with unlabeled data. The model tries to find hidden patterns or structures, as for example, clustering, dimensionality reduction. They fall under unsupervised learning. तो unsupervised learning में हम अनलेवल डाटा यूज करते हैं, मतलब डाटा के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है. हम होमोजीनियस और सिमिलरिटी के बेस पे क्या करते हैं, क्लस्टर्स और आप बोल सकते हो वो पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से बेटर, यू कैन से आप ग्रुपिज्म करते हो, ग्रुप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी. तो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So overfitting, the model learns the details and noise of the training data to the extent that it negatively impacts the performance of the model on new data. So during the training process, what happens if the noises are there in the training data? The model learn about the details of the noise also, right? So इससे क्या होगा, जैसे ही आपका नया डेटा ड्यूरिंग द टेस्टिंग आपको मिलेगा या तो नया डेटा के ऊपर चेक करना होगा, तो वो मॉडल प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपका नॉइजेस भी प्रेजेंट है, राइट? नॉइजेस प्रेजेंट है तो नॉइजेस का फीचर्स भी इसने लर्न कर लिया. तो इसके कारण क्या होगा, नया डेटा जो भी आएंगे तो नया डेटा का ऊपर उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा सही ढंग से. तो ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ओवरफिटिंग. फिर से बोलता हूं, द मॉडल लर्न्स द डिटेल्स एंड नॉइज ऑफ द ट्रेनिंग डाटा टू द एक्सटेंट दैट इट निगेटिवली इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ऑन न्यू डाटा. ठीक है, बहुत ज्यादा ही वो ट्रेनिंग के दौरान लर्न कर लेते हैं डिटेल्स, राइट? और जिसमें कि नॉइजेस का डिटेल्स को भी वो लर्न कर लेते हैं, जिससे निगेटिवली इम्पैक्ट होता है नए डाटा के ऊपर परफॉर्मेंस, राइट, किसका? मॉडल का. तो ये हो गया आपका ओवरफिटिंग. इसका ऑपोजिट होगा अंडरफिटिंग. द मॉडल इज टू सिंपल एंड डज नॉट लर्न द अंडरलाइंग पैटर्न्स ऑफ द डेटा वेल एनफ. ठीक है, तो अंडरफिटिंग में अपोजिट होता है, मतलब मॉडल बहुत ही सिंपल रहता है, वो अंडरलाइंग पैटर्न्स को सही ढंग से लर्न नहीं कर पाता है. ये होता है अंडरफिटिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रिसिशन एंड What are precision and recall? Precision और recall क्या है? Precision, the ratio of correctly predicted positive observation to the total predicted positive. तो precision का मतलब होता है कितना correctly positive predict कर पा रहा है. Correctly predicted positive divided by total predicted positive. Divided by total predicted positives का मतलब positives, ट्रू पॉजिटिव्स भी होगा, साथ में आपका उस पर फॉल्स पॉजिटिव भी होगा, मतलब जो प्रेडिक्ट कर किया जा रहा है पॉजिटिव. ठीक है, तो ये होता है प्रिसीजन. आपका जो रिकॉल है, जस्ट अ मिनट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, जस्ट 1 minute. ओके, let me come to the, you can see here precision is equal to true positive divided by true positive plus false positive also. क्योंकि false positive जो कि आप निगेटिव होना चाहिए था, ट्रू निगेटिव होना चाहिए था, बट वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया है. फॉल्स
पॉजिटिव आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो होता है प्रिसिशन। रिकॉल, जिसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन टू ऑल एक्चुअल पॉजिटिव, ठीक है। तो रिकॉल में क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, क्योंकि फॉल्सली निगेटिव आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक्चुअली वो क्या होना चाहिए था, वो ट्रू पॉजिटिव होना चाहिए था, बट फॉल्सली निगेटिव। फॉल्स निगेटिव का मतलब भी हो गया आपका पॉजिटिव। तो इसीलिए हमें रिकॉल में हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। वाइल प्रिसिशन में जिसको क्या किया जा रहा है, पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कितना प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो, तो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। So precision is equal to true positive divided by false, true positive plus false positive. While recall में, जिसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, वहां पे कितना करेक्टली प्रेडिक्ट किया जा रहा है पॉजिटिव among all the positive, among all the correctly positive, करेक्ट पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव और एक्चुअल पॉजिटिव। तो इसलिए हो जाएगा फॉर्मूला, रिकॉल और सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज भी होता है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। Cross validation is the technique of splitting the data set into multiple parts, training the model on some parts and testing it on others to ensure that the model generalizes well to unseen data। तो क्या, जैसे कि आपका के फोल हो गया, या तो उसको हम मान लेते हैं 5 फोल हो गया, तो इसमें सपोज 4 फोल्स और 4 पार्ट्स हमने ट्रेनिंग के लिए रख दिया, और बाकी रहा एक पार्ट टेस्टिंग के लिए। बाद में ऐसे ही 5 टाइम्स किया सपोज, उसके बाद उसका एवरेज ले लेते हैं, तो इससे हमें मॉडल का परफॉर्मेंस ज्यादा सही ढंग से, ज्यादा अच्छे से पता लगता है, राइट। तो मैं फिर से बोलता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन इज द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग द डाटा सेट इनटू मल्टीपल पार्ट्स, training the model on some parts and testing it on others to ensure that the model generalizes well to unseen data. Next, what is regularization? Explain L1 and L2 regularization. So regularization is used to prevent overfitting by adding a penalty term to the loss function. तो regularization क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं, एक पेनाल्टी टर्म लॉस फंक्शन में ऐड करते हैं। L1 regulation adds absolute value of the coefficient as a penalty term, ठीक है। तो L1 में हम कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करते हैं, and it leads to sparse solution, some coefficients become zero also, while L2 regularization adds square of the coefficients and it encourages small coefficient but does not force them to be zero. So L1 के केस में आपका कोफिशिएंट जीरो भी बन सकता है, बट कुछ कोफिशिएंट जीरो भी बन सकता है, बट L2 के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करते हैं, राइट। देन व्हाट आर द assumptions of linear regression? Linearity, this is a linear relationship between the independent and dependent variables, ठीक है। And then homoscedasticity means constant variance of errors, then independence of errors, then no multicollinearity, then normal distribution of errors. These are the assumptions during linear regression. Then explain how the decision tree algorithm works. Decision tree algorithm कैसे काम करता है? A decision tree is a flowchart like tree structure where each internal node represents a feature and each branch represents a decision rule and each leaf node represents an outcome. तो ये flowchart टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल नोड रिप्रेजेंट करता है एक फीचर्स को, और ब्रांच रिप्रेजेंट्स करता है एक रूल को, और लीफ नोड होता है एक आउटकम। मतलब सपोज आप क्लास लेवल्स बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि यस और नो, फेल और पास, ये सब हो जाएगा लीफ नोड्स में, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ, इंटरनल नोड का मतलब फीचर्स, ब्रांच का मतलब डिसीजन रूल, लीफ नोड का मतलब आउटकम होता है। Then what is the curse of dimensionality? The curse of dimensionality refers to the exponential increase in complexity when the number of features increases.
It makes the model prone to overfitting and increases the computational cost. जब आपका नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाता है. नंबर ऑफ फीचर्स, दैट इज द डायमेंशन इंक्रीजेस, implies कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. इसको हम बोलते हैं कार्स ऑफ डायमेंशनलिटी. इसके कारण हमारा मॉडल में ओवरफिटिंग हो सकता है और कॉम्पिटिशनल कॉस्ट बढ़ सकता है. Explain the bias variance trade-off. Bias variance trade-off. Bias क्या होता है? The error due to overly simplistic assumptions in the learning algorithm. ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक एजाम्पशन के कारण जो एरर आता है इसको हम बायस बोलते हैं. वेरिएंस इसका उल्टा होता है, द एरर ड्यू टू एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन द मॉडल. तो मॉडल का एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस. बायस सिंपलिस्टिक एजम्पशंस के कारण होता है और वेरिएंस एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी के कारण होता है. आप गोल ये होता है हमारा कि इन दोनों को बैलेंस करके रखे ताकि एरर जो है मिनिमम हो. द गोल इज टू फाइंड ए बैलेंस बिटवीन बायस एंड वेरिएंस टू मिनिमाइज द टोटल एरर. और इसी को हम बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. Next question, what is confusion? What is a confusion matrix? So a confusion matrix is a table used to evaluate the performance of a classification model showing the true positive, false positive, true negatives and false negative. तो confusion matrix हम क्लासिफिकेशन मॉडल का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट के लिए यूज करते हैं. इसमें आपका ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये इनका वैल्यूज पुट करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड बूस्टिंग? पहले भी बोला हूं, बैगिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, builds multiple independent models and combines their output. तो हम डेटा सेट को डिवाइड करके अलग अलग मॉडल्स उसके ऊपर वर्क कराते हैं. ठीक है, उसके बाद वो जो रिजल्ट होगा उसको कंबाइन करते हैं. ठीक है, मतलब एक ही डेटा सेट को डिवाइड करके जितने भी डिवाइड और सबसेट्स मिला है उसमें अलग अलग मॉडल हम अप्लाई करके उसका रिजल्ट को कंबाइन करते हैं. अगर ये आपका रिग्रेशन होगा तो एवरेज निकालेंगे और आपका क्लासिफिकेशन होगा तो वोटिंग करेंगे. जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट एक बैगिंग एल्गोरिथम है. ये सब एंसेम्बल में आता है ऑफ कोर्स. तो बूस्टिंग में क्या होता है, सीक्वेंशियल, मतलब एक मॉडल का परफॉर्मेंस जो होता है और उसका जो आउटपुट होता है दूसरे मॉडल के लिए इनपुट हो जाता है. तो पहला मॉडल का जो एरर है उसको सेकंड मॉडल में हम कम करने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं. तो बूस्टिंग में क्या हुआ, बिल्ड्स मॉडल सीक्वेंशियली पर ईच न्यू मॉडल अटेम्प्ट्स टू करेक्ट द एरर्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल्स. जैसे कि आपका एरा बूस्ट हो गया, एक्सी बूस्ट हो गया, ये सब बूस्टिंग का उदाहरण है. देन एक्सप्लेन द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. तो अभी बताया था मैंने, data is divided into k equal size folds. The model is trained on k minus 1 folds and tested on the remaining fold. This process is repeated k times with each fold used as a test set once. तो हमने k फोल्ड कर लिया, k फोल्ड में डिवाइड कर लिया, उसके बाद उसका k माइनस 1 में ट्रेन करते हैं और जो बाकी रहा एक फोल्ड उसमें टेस्ट करते हैं. ऐसे के नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं ताकि हर एक फोल्ड हम एक बार के लिए एटलीस्ट टेस्टिंग के लिए यूज कर पाए. तो ये होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. अल्टीमेटली उसका एवरेज ले लेते हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के मींस एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग? सी, के मींस क्लस्टरिंग क्या है, पार्टीशनल क्लस्टरिंग है where the number of clusters k is predefined. ठीक है, while hierarchical clustering builds a hierarchy of clusters without needing the number of clusters beforehand. k में k का पहले ही होना जरूरी है, k मतलब कितने नंबर ऑफ क्लस्टर, while hierarchical में नंबर ऑफ क्लस्टर्स beforehand नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम वहां पे क्लस्टर्स हायरार्की बनाते हैं, राइट. देन व्हाट इज पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. तो पीसीए एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है दैट ट्रांसफॉर्म ए डेटा सेट इनटू ए स्मॉलर सेट ऑफ
uncorrelated variables or principal components which capture most of the variation in the data. जो जिसमें आपका वेरिएंस नहीं हो, कोवेरियंस नहीं हो, तो उसको हम हटा ही देते हैं, क्योंकि सिमिलर को एक ही मान के चलना चाहिए। जो अलग अलग है और अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स है उसी को लेते हैं। इससे क्या होगा, जितना हमारा डायमेंशन है उसका कम हमें एक स्मॉलर सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स मिल जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा डेटा का वेरिएशन को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करेगा। फिर से बोलता हूँ, पीसीए इज ए डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक दैट transforms a data set into a smaller set of uncorrelated variables. They are known as principal components, which captures most of the variation in the data. Next question, what is the naive-Bayes algorithm and how does it work? So naive-Bayes algorithm is a probabilistic classifier based on Bayes theorem. It assumes the features are independent naive assumption and computes the posterior probability of a class given the features. तो naive Bayes theorem के ऊपर बनाया गया एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर है। ये मान के चलते हैं कि सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट है, जिसको हम नैव assumption बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लास को फाइंड आउट करते हैं इस सारे फीचर्स के जरिए। ठीक है, एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 को हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 को हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, फॉल्सली पॉजिटिव आइडेंटिफाई किए हो। ठीक है, क्या होगा आपका, सपोज मैं एक एग्जांपल दिया, एक इंसान का, सपोज ए पर्सन इज डायग्नोस्ड एज कैंसर, but actually he is not suffering from cancer. He has been falsely categorized as positive and going through treatment. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट फॉल्स निगेटिव, सपोज एक पर्सन को सही में कैंसर है बट उसको कैंसर नहीं है, मतलब फॉल्स निगेटिव मिला है, जिससे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो वो बाद में जाके और ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो इसको बोलते हैं फॉल्स निगेटिव। तो फिर करेक्टली समझ में आ गया आप लोगों को, टाइप 1 एरर का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव, रिजेक्टिंग ए नल hypothesis, rejecting a true null hypothesis sorry, एंड टाइप 2 एरर का मतलब होता है फॉल्स निगेटिव, फेलिंग टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं कर पाना, उसको होता है टाइप 2। फॉल्सली या नेगेटिव बता रहा है वो, बल्कि वैसा नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव। देन व्हाट इज एन आरओसी कर्व? ROC means receiver operating characteristic. Okay, ROC curve is a graphical representation of a classifier's performance. It plots the true positive rate against the false positive rate at various thresholds. तो कितना ट्रू पॉजिटिव रेट है अगेंस्ट फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये प्लॉट करते हैं आपका ROC कर्व में। Then AUC means area under the curve. So AUC represents the area under the ROC curve and is a measure of the model's ability to distinguish between classes. So a higher AUC indicate better performance. तो AUC क्या है? ROC curve के नीचे एक एरिया है जो मॉडल्स का एबिलिटी को एक्चुअली दिखाता है। और क्या एबिलिटी, कि ये मॉडल कितना अच्छे से आपका क्लासेस को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। तो एक हायर एयूसी का मतलब होता है, हायर एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है बेटर परफॉर्मेंस। Then what is the difference between a population and a sample? Population means entire set of data or individuals we want to study, while sample is just a smaller subset of the population or small subset of the population used for our current statistical analysis. Then explain the working of the support vector machine algorithm. Support vector machine finds a hyperplane in an n-dimensional space that separates the data into different classes, and it aims to maximize the margin between the classes. Margin को maximize करना चाहते हैं ताकि classes को properly distinguish किया जाए। तो SPM हमेशा एक hyperplane को find out करना चाहते हैं जो data को डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट कर पाए,
और ये मार्जिन को, मतलब क्या होता है, ये जो पैरेलल हाइपर प्लेन की बात कर रहे हैं हम, पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, उनके बीच जो डिफरेंस है दैट इज द मार्जिन, एंड ये मार्जिन को वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ताकि क्लासेस को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर पाए। ये होता है आपका एसपीएम का वर्किंग मेथोडोलॉजी। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन इन ए न्यूरल नेटवर्क? The activation function introduces non-linearity in the neural network, allowing it to learn complex pattern. तो न्यूरल नेटवर्क में नॉन लिनियरिटी को लाने के लिए हम यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। What is a neural network? तो क्या होता है न्यूरल नेटवर्क? Is a computational model inspired by the way biological neurons work. It consists of layers of interconnected nodes, जिसको हम neurons बोलते हैं, that process input data and pass it through activation functions to make prediction. What is the difference between gradient descent and stochastic gradient descent? So gradient descent uses the entire data set to compute the gradient of the loss function, right? Entire data set को लेते हैं, while stochastic gradient descent uses only a single data point to compute the gradient, leading to faster conversions but more noise in the update. Gradient descent में हम पूरा data set को लेते हैं, ठीक है, किस लिए? लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए। पर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसीजन में एक पॉइंट को लेके चलते हैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए। ये फास्टर कन्वर्जेंस होता है बट मोर नॉइज इन द अपडेट्स। What is a deep learning model? A deep learning model is a type of neural network with many hidden layers that can learn complex patterns from large dataset. जब hidden layers बढ़ जाते हैं इसको हम बोलते हैं deep न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग मॉडल। एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क में जब हम मेनी हिडन लेयर्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो इसी मॉडल को हम बोलते हैं डीप लर्निंग मॉडल। Then what is a convolutional neural network? CNN. CNN are deep learning model designed for processing structured grid data like images. They use convolutional layers to detect features in the data. ठीक है, ये convolutional layer यूज करते हैं most properly unstructured or grid like the data just like images, ठीक है। Then what is the vanishing gradient problem in deep learning? The vanishing gradient problem occurs when the gradients during the peak propagation becomes very small, leading to slow or no learning in deeper layers of the neural network. तो ये प्रॉब्लम है क्या, vanishing gradient problem? ये कब होता है? जब आपका पेक प्रोपागेशन के दौरान ग्रेडियंट्स का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। This vanishing gradient problem occurs when the gradient during the peak propagations become very small, leading to slow or no learning in deeper layers of the neural network. याद रख लेना vanishing gradient problem. vanishing से समझ में आ रहा है gradient का वैल्यू कम हो जाना peak propagation के दौरान। Then what is a dropout in deep learning? Dropout is a regularization technique where random neurons are dropped out, that is set to 0 during training to prevent overfitting and improve generalization. तो ड्रॉप आउट एक रेगुलराइजेशन टेक्निक ही है जहां पे हम रैंडम न्यूरॉन्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब जीरो बना देते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ताकि ये ओवरफिटिंग को हम रोक पाए, जनरलाइजेशन को बढ़ा पाए, ठीक है। What is the difference between LSTM and GRU? LSTM stands for long short term memory. ये क्या है? This is a type of RNN, right, that addresses the vanishing gradient problem जो अभी अभी पढ़ा था हमने, and remembers information over long periods using gates. LSTM हम यूज करते हैं, ठीक है, vanishing gradient problem को एड्रेस करने के लिए, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गेट्स के जरिए एक लॉन्गर पीरियड्स तक हम रिमेंबर कराते हैं। LSTM, ठीक है, एक RNN का ही टाइप है। While GRU, that is gated recurrent unit, is a smaller variant of LSTM that combines forget and input gates into one and making it computationally more as efficient. तो GRU LSTM का ही smaller variant है।
What is word embedding? So word embeddings are a way to represent words in a continuous vector space where semantically similar words are closer together in a vector space. Like, word to base, flow, ये सब. तो वर्ड एम्बेडिंग क्या है? आपका कॉन्टिन्यूअस वेक्टर स्पेस में वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करता है ताकि जो सिमेंटिकली सिमिलर वर्ड है एक साथ रहे वेक्टर स्पेस में. ठीक है. What is a recommendation system? A recommendation system suggests products, services, or content to user based on their preferences and past behaviors and interaction, जो कि आप लोग Amazon वगैरह ये सब वेबसाइट में देखते हो, शॉपिंग साइट्स में, right? Explain the differences between batch processing and real-time processing. See, batch processing का मतलब क्या होता है? Processing the data in large chunks at scheduled interval. ठीक है, बहुत सारे डाटा का प्रोसेस कराना शेड्यूल इंटरवल में, मतलब एक इंटरवल, दो इंटरवल, ऐसे ऐसे, इसको बैच बोलते हैं. while रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग द डाटा एज सुन एज इट इज रिसीव्ड एंड ऑफन यूज फॉर स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन. रियल टाइम प्रोसेसिंग हम स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे ही डाटा आता है तभी प्रोसेस करा लेते हैं हम. देन व्हाट इज द difference between a time series and a sequence? See, time series has a temporal component, meaning the data is collected over टाइम के अकॉर्डिंग इसको कलेक्ट किया जाता है, हिस्टोरिकल टाइम, लाइक दैट. ठीक है. A sequence is a series of data points ordered in time but does not necessarily have a time dependent structure. तो इसको हम ऑर्डर बना रहा है, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर बना रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि टाइम डिपेंडेंट स्ट्रक्चर होगा, बट टाइम सीरीज में टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे कि अभी आपका कौन सा मंथ चाहिए, आपका सपोज अप्रैल है, मार्च में क्या था डाटा, फेब्रुआरी, जनवरी, ये सारे डेटा हम ओवर द टाइम जो कलेक्ट कर रहे थे इसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर स्केलिंग. फीचर स्केलिंग normalizes the range of independent variables or features. Methods include like min-max scaling, standardization. They ensure that no feature dominates other due to large difference in magnitude. आप मेरा पहले का क्लासेस देखना, इस ये पार्टिकुलर चैनल में ही है, इसमें आई हैव डिस्कस अबाउट मिन मैक्स स्केलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. तो ये होता है आपका फीचर स्केलिंग. बड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड के कारण छोटा मैग्नीट्यूड वाला फीचर्स नेग्लेक्ट ना हो जाए, तब तब हम यूज करते हैं, तो इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं फीचर स्केलिंग. देन व्हाट इज k nearest neighbor algorithm? KNN, that is k nearest neighbor, is a simple classification algorithm where the class of a data point is determined by the majority class among its k nearest neighbors. ठीक है. मेजोरिटी क्लास अमंग द के नियरेस्ट नाइबर्स से हम क्लास को डिटरमाइन करते हैं, किसका? उस पर्टिकुलर डाटा पॉइंट का. कहां से? के नियरेस्ट नाइबर्स से. What is feature engineering? Feature engineering is the process of creating new features and modifying the existing ones to improve the performance of our ML models. नया फीचर्स को क्रिएट करना या तो एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई कराना ताकि हम ML मॉडल का परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए. Similarly, next question is, what are hyperparameters? बहुत important. And how do you tune them? Hyperparameters are the parameters set before training the model. As for example, learning rate, number of trees. Tuning is done using techniques like grid search or random search to find the optimal values. ये hyperparameters हम ट्रेनिंग करने से पहले ही सेट कर लेते हैं, लाइक कितना लर्निंग रेट होना सही है, नंबर ऑफ ट्रीज कितना होना सही है, जिससे पूरा आपका मॉडल का परफॉर्मेंस क्या होता है डिपेंड करते हैं, राइट. ये ट्यूनिंग हम कर सकते हैं ग्रिड सर्च या तो रैंडम सर्च से, ताकि इसका ऑप्टिमल वैल्यूज निकाल के मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ा पाए. इसको भी बोलते हैं हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. समझ में आ गया? एक पूछ लिया एग्जांपल बताओ तो लर्निंग रेट एक ऐसा ही हाइपर पैरामीटर हो गया, नंबर ऑफ चीज भी ऐसा ही एक हाइपर पैरामीटर हो गया. What is ensemble learning? Ensemble learning combines multiple models to improve performance. Example, bagging, boosting, stacking. अभी मैंने bagging and boosting का example भी दिया था. What is random forest? Random forest is an ensemble method based on bagging, where multiple decision trees are trained and their outputs are averaged for regression and voted for classification. अभी बताया था मैंने बेगिंग का एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट. आई होप इट इज क्लियर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन? देखो, रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, व्हाइल क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट कैटेगोरिकल लेवल्स लाइक पास और फेल, यस और नो, ऐसा. ठीक है. व्हाट इज गिनी What is the Gini index? Gini index is a measure of impurity in the decision trees. It quantifies how often a randomly chosen element from the set
from the set would be incorrectly classified. तो गिनी इंडेक्स ये एक मेजर ऑफ इम्प्योरिटी है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इट क्वांटिफाइज हाउ ऑफन ए रैंडमली चूजन एलिमेंट फ्रॉम द सेट वुड बी इनकरेक्टली क्लासिफाइड। कैसे, मतलब इनकरेक्टली क्लासिफाई हुआ है ये पार्टिकुलर को फाइंड आउट करते हैं, मतलब मेजर ऑफ इम्प्योरिटी इज द गिनी इंडेक्स। एक्सप्लेन हाउ नेव बेस वर्क्स। नेव बेस कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास बेस्ड ऑन व्हाट, बेस थ्योरम के थ्रू, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड एज्यूम्स फीचर इंडिपेंडेंस, फीचर को इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं, सारे फीचर्स को इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं, इसी को बोलते हैं नेव्स assumption. What is the exponential smoothing method? Exponential smoothing is a time series forecasting technique that applies in decreasing weights to past observation. Past observation को weight कम करा के रखना, ये होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ठीक है। ये एक टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड है दैट अप्लाइज डिक्रीजिंग विथ द पास्ट ऑब्जर्वेशन. And what is the central limit theorem? Central limit theorem states that the distribution of the sum or average of a large number of independent, identically distributed random variables will be approximately normal regardless of the original distribution. ये होता है आपका central limit theorem. एक बार फिर से बोलता हूँ, it states that the distribution of the sum or average of a large number of independent or identically distributed random variables will be approximately normal regardless of their original distribution. देन व्हाट आर एंसेंबल मॉडल्स, अभी बताया था, मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन, परफॉर्मेंस को कंबाइन करके हम एंसेंबल मॉडल्स बनाते हैं। रैंडम फॉरेस्ट हो गया बेगिंग का, और बूस्टिंग का एक्जीबूस्ट, लाइट जीबीएम, ये सब हो गया, ठीक है, स्टैकिंग हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज बायस इन मशीन लर्निंग मॉडल? Bias refers to the error introduced by oversimplistic models that fail to capture the underlying patterns of the data. बताया था बायस एंड वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस वाइल अपोजिट हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वेरिएंस होता है, वेरी सिंपल के कारण बायस होता है, ठीक है। What is multicollinearity? Multicollinearity occurs when two or more features in a data set are highly correlated, which can de-establish regression models and make them difficult to interpret. जब दो या उससे ज्यादा फीचर्स पूरा कोरिलेटेड होता है तब मल्टीकोलिनियरिटी आता है, और इससे रिग्रेशन मॉडल को डिस्टेबलाइज किया जाता है, ठीक, इससे डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक्सिस याद रखना, जब दो या उससे ज्यादा फीचर्स सेम टाइप का हो गया, हाईली कोरिलेटेड हो गया, तो मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम आ जाता है। तो स्मूथ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्मूथ? स्मूथ stands for synthetic minority oversampling technique. Synthetic minority oversampling technique, ये क्या है? It is the technique for handling class imbalance by generating synthetic samples in the minority class. Minority class में हम synthetic samples को generate करते हैं, और ये इसके थ्रू हम क्या करते हैं exactly? क्लास इम्बेलेंस को, क्लास इम्बेलेंस मतलब एक क्लास का ज्यादा दूसरे क्लास का कम, मेजर माइनर क्लास जनरेट होता है, तो माइनर क्लास में ज्यादा सिंथेटिक सैंपल्स को क्रिएट करके हम क्लास इम्बेलेंस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। तो ये होता है स्मूथ और सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। देन व्हाट इज डाटा imputation? Data imputation is the process of replacing missing values in a data set with estimated values based on other data points. जब missing values होता है ना, तो उस missing values को हम replace करते हैं, ठीक है, कैसे? उस एस्टिमेटेड वैल्यूज, और ये एस्टिमेटेड वैल्यू हमें मिलता है बाकी सारे डाटा पॉइंट्स के ऊपर बेस करके, तो इसको बोलते हैं डाटा इंप्यूटेशन। सो क्या है? रिप्लेसिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज इन अ डाटा सेट विथ एस्टिमेटेड वैल्यूज बेस्ड ऑन द अदर डाटा पॉइंट्स। देन व्हाट आर द मेन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन? रिग्रेशन में क्या क्या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है? तो इसमें है आपका मीन स्क्वायर्ड एरर, एमएसई, मीन एब्सोल्यूट एरर, एमएई, आर स्क्वायर, ये सब होता है आपका रिग्रेशन के लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग? सी, in deep learning it uses multiple layers of neural networks to learn features automatically.
फीचर्स को लर्न करने के लिए हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। वाइल ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में क्या होता है, इट रिक्वायर्स मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस सिंपलर एल्गोरिथम लाइक द एसवीएम, डिसीजन ट्री, ईटीसी। तो मेन डिफरेंस ये है, डीप लर्निंग में आपका फीचर्स को ऑटोमेटिकली लर्न किया जाता है और इसके लिए हम हिडन लेयर्स यूज करते हैं, मैक्सिमम मल्टीपल हिडन लेयर्स यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क में। वाइल ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग जो भी होता है लाइक दिस एसवीएम, डिसीजन ट्री, इसमें हम मैन्युअली फीचर को एक्सट्रैक्ट करा के लर्न कराते हैं। तो माय गाइस, दिस आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाटा साइंस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एंड बिलीव मी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली गो थ्रू देम प्रॉपर्ली। और इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा क्लासेस है ही, इसमें आपको मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को आप सर्च करके देख सकते हो मेरे चैनल में। सो यू कैन गेट ए डिटेल explanation with Python practical implementation of those particular terminologies. That's all for today. Thank you.